हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और अभी तो नवरात्रि चल रही है, मैं जस्ट अभी पूजा करके आई हूँ, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, मेरी और मेरी फैमिली दोनों सबकी तरफ से। तो आज मैं फिर से अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे बारे में बातें कर रही हूँ जिसके बारे में मैं पूरे अच्छे से डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना मत होता है कि हमें क्या बताना है। और आज हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग क्यों डिसाइड किए थे यहाँ यूएस में रहने के लिए, या क्यों मूव किए हम लोग इंडिया से यहाँ पर। तो हम लोग का मतलब, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आ गई, तो मेरा तो मूव करना कोई ऐसा मेरा डिसीजन नहीं था। वो मेरा सीधा सीधा फंडा था कि मेरे हस्बैंड जहाँ हैं हमें उनके साथ रहना है। लेकिन मूव ये हुए थे, तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि ये इंडिया से यहाँ क्यों मूव हुए थे। देन उसके बाद हम उसके आगे की बातों को बढ़ाएंगे। Okay, so why did we move to USA? पहले तो मैं ही आया था यूएस। मैं आया था 2009 में। तो इंडिया में बैचलर करने के बाद मैंने एक जॉब शुरू की थी। कंपनी का नाम था CSC, कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन। बाद में बिक गई वो। और वहाँ मैंने साल भर काम करने के बाद ही रियलाइज़ किया कि मुझे काम कुछ खास पसंद नहीं है। वो काम ऐसा नहीं था जिसके लिए किसी इंजीनियरिंग डिग्री की ज़रूरत हो। और मैं सोच रहा था क्या करूं। MBA करने की सोची फिर मैंने, लेकिन MBA मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने और अपने दोस्तों से बात की इधर उधर, तो कि मेरा एक दोस्त है काफ़ी अच्छा, आलोक पार्लेकर, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मास्टर्स करने के लिए आ जाओ यूएस में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वही सोच के मैं मास्टर्स करने के लिए यूएस में आ गया। मैंने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया 2009 से 2011 में, और उसके बाद से हम लोग यहीं पर हैं। यस तो और क्यों डिसाइड, मतलब क्यों मूव करने के पीछे इनका कुछ खास ऐसा मतलब उद्देश्य नहीं था। मैं ये नहीं बोलूंगी कोई ऐसा मोटो कि नहीं मुझे इंडिया पसंद नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ की जॉब पसंद नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकल जाना है, कुछ ऐसा खींच नहीं था। बट एक्सप्लोर करने के लिए हाँ, मैं ये कहूंगा कि इंडिया से ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि अब आगे और क्या करें करने के लिए। जॉब मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, स्विच करना था, तो क्यों नहीं एक बार क्यों ना मास्टर्स किया जाए। तो बस उसी इंटरेस्ट को दिखाने के लिए यहाँ तक आए, तो और कोई इसके पीछे खास वजह नहीं था क्यों मूव किए। और अभी बात होती है कि हम लोग हैं यहाँ कितने दिन से, तो हमें यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 9 ईयर्स होने को है। मुझे, मेरे हस्बैंड को आए हुए 12 साल होने को, क्योंकि मास्टर्स इन्होंने यहीं से किया था, और जॉब करने के लगभग 8 से 10 महीने के बाद हमारी शादी हुई थी। तो मुझे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 9 ईयर्स होने को हैं। और सबसे पहले, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में और उसके बाद की वीडियोस में मैं बताई हुई हूँ कि जब मैं आई तो पहले सैक्रामेंटो के पास एक जगह है फॉल्सम, वहां पर आई थी। रिसो इंटेल में जॉब करते थे। देन हम लोग LA के पास एक जगह है ऑरेंज काउंटी, जो कि यहाँ रहने वाले सारे लोग जानते होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट में रिसो वहां पहली जॉब लिए थे, तो फिर हम वहां मूव किए थे। और 2016 राइट, हम लोग यहाँ आए थे 2015 में, सॉरी, हम लोग यहाँ आए थे और तब से यहाँ पर हैं। तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स होने को है, एंड मैं बहुत खुश हूँ। तो आगे मैं बताती हूँ कि मैं बहुत खुश क्यों हूँ, या फिर मैं क्या चीजें मिस करती हूँ इंडिया के बारे में। डेफिनेटली मैं आप लोगों को आज वो सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो तीसरा नंबर आता है कि प्रॉस एंड कॉन्स, क्या फायदा है, क्या नुकसान है यहाँ रहने के। तो हर किसी का ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जरूरी नहीं है कि जो मुझे फायदा लगता है वो दूसरे को भी फायदा लगे, जो मुझे नुकसान लगता है वो इनको भी नुकसान लगे, या मतलब हम दोनों तो एक पे मिले हुए हैं, हम दोनों का तो एक ही चीज है, नुकसान फायदा। बाकियों का मैं बता रही हूँ। तो मेरे क्या फायदे, मेरे क्या नुकसान है, चलो एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आप लोग मुझसे खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जी, पहला नंबर आता है बेटर लाइफस्टाइल। सही बात है, अगर मेरे से कोई एग्री करता है तो जरूर बताइएगा। मैं एक्चुअली, जैसा मैं हमेशा बताई हूँ, हर वीडियो में शायद मैं बताती हूँ कि मैं गाजीपुर से हूँ। बहुत छोटा शहर है, कस्बा है वो एक तरीके का, तो वहाँ सारी फैसिलिटीज नहीं होती है। मैं खुश थी वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंसान को फर्क तब पता चलता है जब वो उससे बेटर जगह पर जाता है। तो मैं दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं ऐसे रही नहीं हूँ। तो मैं सीधे जब यहाँ जंप की, तो यहाँ की चीजें जो मेरे को अट्रैक्ट की, उसमें वो आता है मेरी लाइफस्टाइल, कि मैं किस तरीके से रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जिसकी इनकम ज्यादा है वो अलग बात है, जिसकी कम इनकम भी है वो उसी इनकम में बहुत ही अच्छे से एक लाइफस्टाइल अपनी जी सकता है। लाइक रोजमर्रा का रूटीन जो है, हमारे पानी अच्छे से आता है, बिजली अच्छे से रहती है, हमारे रोड अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो मतलब उसमें तो वो बाद में मैं बताऊंगी, वो तो यहाँ नहीं है ऑफ कोर्स। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑफ कोर्स इंडिया में भी बुरी नहीं थी, बट यहाँ ज्यादा अच्छी है। एंड दूसरा नंबर आता है करप्शन। तो करप्शन के मामले में तो 100% मैं ये बात कहूंगी कि मुझे इंडिया से
10 गुना ज्यादा ये जगह पसंद है, क्योंकि मैं छोटे शहर में हूं या कोई मेरा रिलेटिव जो बड़े शहर में है, वो सारे के सारे यही बात बोलते हैं कि करप्शन तो बहुत ज्यादा है वहां। मेरे साथ कुछ ऐसा अलग सा अनोखा हुआ नहीं था गलत वहां पर, लेकिन चीजें मुझे खटकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत हो सकता है अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बाहर ना निकलूं। मैं जैसे 6 बजे के बाद या 5 बजे शाम के बाद, आप ये कह सकते हैं जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है, मैं कभी अकेले बाहर नहीं जाती थी। इनफैक्ट दोपहर में भी मुझे कहीं जाना होता था तो कोशिश यही होती थी कि मेरे भैया या पापा हमको वहां ड्रॉप करें। तो आप समझ सकते हो किसी न किसी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। आप बाहर निकलते हो, लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं कि लगता है बस तो आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा अगर किसी के भी साथ हुआ होगा तो जरूर बताइएगा, जो कि यहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। मैं 9 साल से यहाँ पर हूँ। मैं जब चाहे निकलती हूँ, जो चाहे करती हूँ, जिन भी कपड़ों में निकलती हूँ, चाहे इंडियन पहनूं या वेस्टर्न पहनूं, मुझे कोई नहीं देखता। तो करप्शन जैसे इंडिया में आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं, इवन इंटरनेट का कनेक्शन अगर आपको BSNL से लेना है तो हर जगह जेब गरम करनी पड़ती है या पोल टू पोल दौड़ना पड़ता है। कुछ भी काम करना हो तो उसमें परेशानी होती है, आपको कॉन्टैक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, सोर्स लगाना पड़ता है। वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं है। जैसे जो सिस्टम में लिखा हुआ है, जो रूल बुक में लिखा हुआ है, वैसे ही काम होता है। पोल्यूशन भी यहाँ ना के बराबर है। वॉशिंगटन स्पेशली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस आई हैव बीन टू, और बहुत ही साफ हवा, बहुत ही अच्छा पानी, चारों तरफ पहाड़, बहुत ही खूबसूरत जगह है वॉशिंगटन। एक और नो करप्शन से जुड़ी हुई ये चीज़ है वर्किंग इमरजेंसी सिस्टम। तो अगर आपको इमरजेंसी में हेल्प चाहिए, पुलिस की हेल्प चाहिए या एम्बुलेंस की हेल्प चाहिए, आप 911 कॉल करिए, इमीडिएटली वो लोग आते हैं, 2-3 मिनट के अंदर आते हैं। मेरे मम्मी पापा यहाँ एक बार आए थे और एक फॉल्स अलार्म आग लगने का बजा था, और वो सरप्राइज थे ये देख करके कितनी जल्दी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया था। लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने आपको बोला कि वो 12 बजे आएगा तो वो 12 बजे आएगा। 10,000 रुपये मांग करके फिर बाद में 12,000 रुपये नहीं मांगेगा। तो जनरली लोगों में ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है। और अगेन लोगों का माइलेज वेरी करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सबके सब दूध से धुले हुए और इंडिया में सारे लोग खराब है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा जनरल एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बल पर ही ये बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ जो हुआ है बस एग्जैक्टली वही जाहिर कर रहे हैं। कोई भी इसमें ऐसे कमेंट्स प्लीज ना करे कि नहीं सिर्फ वहीं पर अच्छा नहीं है, यहाँ भी अच्छा है। ऑफ कोर्स अच्छा है यार, हम लोग इंडियन हैं और हमेशा ही हमारे दिल में इंडिया की वो फीलिंग्स कभी जा ही नहीं सकती। आप देख सकते हो मेरे हर ब्लॉग में मैं कितना अटैच फील करती हूँ। वो तो सिर्फ ये टॉपिक उठा इसलिए हम लोग ये सारी बातें आप लोगों को बता रहे हैं। और जहां तक 911 की बात बोले हैं, ये तो मैं, आप लोग चाहे जो भी बोलो, मैं यही बोलूंगी कि अकेली लड़की अगर घर में हो, अकेली औरत घर में हो, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर कुछ हुआ तो हम लोग 2 मिनट के अंदर, किसी की भी हमें हेल्प की जरूरत नहीं है, कोई नेबर ना आए, कोई हमारा बड़ा घर में ना हो, हम लोग तुरंत अपनी सुविधाएं सारी यहाँ मिल सकती हैं। एक कॉल कीजिए और एम्बुलेंस से लेकर के पुलिस वाले सारे आपके सामने आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, वो पेशेंट को उठाएंगे, ले जाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होगा होगा। आप लोग क्या बता सकते हो, इंडिया में तो सच में मुझे ऐसा नहीं दिखा। बेचारे एम्बुलेंस ढूंढने में ही परेशान हो जाते हैं, जान चली जाती है। वहाँ पर लोग ट्रैफिक लॉज नहीं फॉलो करते। एग्जैक्टली यार, एम्बुलेंस अटकी रहती है, लोग रास्ता नहीं देते। ये सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल नहीं। वहाँ जो कचरा बगल में कूड़ेदान का डब्बा है, फिर तो कुछ और उसमें 2 डाल देंगे। मैं खुद उसमें, देखो हम ये भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बता रही हूँ कि मैं खुद ऐसा करती थी कि अगर लोग कहीं कचरा डाले हैं तो मैं ये कोशिश नहीं करती थी कि चलो ये रोड पर पड़ा है, मैं यहाँ ना डालूं। मैं खुद उस पर जाके 2 फेंक आती थी। रिसु मुझे बोलते भी थे, यार इसके घर में रेंट पर रहती तो मैं काम करती थी। मेरे और अर्चना के बीच में डिसएग्रीमेंट रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैंने काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया है। पहले इंटेल में काम किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, अभी एप्पल में काम करता हूँ। इंडिया में मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पर काम नहीं किया है, सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करें तो यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, अब तो खैर वहाँ पर भी काफ़ी सारी कंपनीज एस्टैब्लिश हो गई हैं। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो या गूगल हो, जो क्रीम ऑफ द क्रॉप है वो यहीं पर है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम यहाँ ज़्यादा होते हैं, नए प्रोडक्ट्स भी यहाँ ज़्यादा बनते हैं, अच्छा काम होता है और वर्क कल्चर भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। मैंने बहुत लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना इंडिया में कि
उनका बॉस जो है उनको बिल्कुल गुलाम की तरह ट्रीट करता है। लोग 9 बजे 10 बजे व्हाट्सएप पर फोन करते हैं, या फिर आप छुट्टी नहीं ले सकते। ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं है। जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर हर जगह के लोग आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे, जैसे दिवाली या होली, यहाँ जो फेस्टिवल गैदरिंग जो हमारी एक साथ होती है, हजारों, 1,500, 2,000 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ इंडियंस ही नहीं दिखेंगे। अगर इंडियन के फेस्टिवल है तो उसमें आपको दुनिया भर के लोग दिखेंगे। जितनी भी कंट्री के आप नाम आपको शायद याद होगा, शायद हर कंट्री के लोग यहाँ आते हैं। तो सबके रस्मों रिवाज, सबके ड्रेसेस, सबके खाने कुछ बाजू में मिलता है। और फिर से मैं अपना बता रही हूँ कि मैं तो इंडियन छोड़ के कभी कुछ दूसरा खाना खाई नहीं थी, चाइनीज भी नहीं खाई थी यार। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं दूर नहीं निकली तो कहीं और के खाने वहां नहीं मिलते। तो इवन आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी इंडियन खाने जो है, हमारे घर में उतना रिवाज नहीं था कि हम लोग होटल में जाकर के खाएं, तो हम लोग मोस्टली घर का ही खाना हमेशा खाते। हो सकता है कि ये जो चाइनीज, इटालियन ये सब खाने अब शायद इंडिया में भी हर जगह बड़े शहरों में सब कुछ मिलने लगा है। मैं जब था तो चीजें थोड़ी अलग थी। हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है अभी भी। अगर आपको म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना, किसी भी तरीके का एक्टिविटी, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो जैसे हम अपनी बेटी के बारे में कुछ भी सोचते हैं ना, तो हमें ज्यादा ये सोचना नहीं पड़ता है कि कहाँ जाएं इसको कराने के लिए, सब मिल जाता है घर के पास। और मुझे ये चाहिए भी होता है कि मैं गाड़ी चलाऊं और 5-7 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाऊं। ये हुआ सारा फायदा। जितने हमें अभी तक के यहाँ फायदे लगे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग ने बता दिए, कुछ तो छूट ही जाते हैं यार, कहाँ ही सब कुछ कवर हो पाता है। और अब चलते हैं कि क्या क्या कमी हमें लगती है यहाँ पर, वो सब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आप लोगों को बताते हैं। तो मिसिंग फैमिली, जो कि आई थिंक यहाँ रहने वाले सारे इंडियंस के दिल में ये बात होगी, और वो मेरी ये वीडियो अगर कभी भी कहीं भी देखेंगे तो जरूर उनको लगेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ। वो कमी यहाँ, आप कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी ज्यादा आप महल में रहो, कितने भी बड़े महल में, वो कमी नहीं पूरी हो सकती। अपनी फैमिली की कमी, रिलेटिव्स की कमी, वो कौन पूरा कर सकता है। हम लोग तो थोड़े लकी हैं कि हमारे रिलेटिव थोड़े बहुत हैं यहाँ। ऋषु के कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर यहाँ रहते हैं, उनकी शादी हो रही है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है फैमिली हमारा। बट यू नो, फिर भी वो चीजें हमारे मम्मी पापा की कमी पूरी नहीं कर सकती है। हमारे पेरेंट्स वही हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो अभी मेरे इन-लॉज आने वाले हैं, तो ऋषु भी मतलब अपने पेरेंट्स के लिए उतना खुश है, लेकिन मैं भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इन-लॉज है तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे अपने लोग अभी आ रहे हैं कुछ दिन के लिए। लेकिन समझ सकते हो ना, कुछ दिन के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो यहाँ रहें, और क्या क्या मुश्किलें होंगी मैं उसमें आगे बता सकती हूँ। तो ये पहला था कि मैं अपनी फैमिली बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। दूसरी चीजें, फेस्टिवल्स, जब भी होली, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, क्योंकि हम बिहार से हैं, मतलब मैं बिहार से हूँ, मैं हूँ तो गाजीपुर से, मम्मी बिहार से है, और गाजीपुर बिहार के बॉर्डर पर ही ऑलमोस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार में पूर्वांचल का एरिया जो होता है उसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार में बोलते हैं। मेरी टोन से भी आप लोग पता कर सकते हो कि बिहारी टच लेकर के ही मैं बोलती हूँ। ये नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरा टोन वही है। तो यू नो, बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ सारे फेस्टिवल। जब भी होते हैं ना, मैं पूरी को जान लगा देती हूँ कि मैं फेस्टिवल्स बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करूँ, फिर भी कहीं ना कहीं वो कोई कमी रही जाती है, क्योंकि अपने लोग नहीं होते हैं यहाँ पर। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को फेस करना पड़ता है, वो है पेपर वर्क का। तो पहली तो बड़ी प्रॉब्लम की डिपेंडेंट्स जो इमीडिएटली आते हैं, H1 वीजा पर मैं हूँ। अर्चना जब आई थी तो H4B वीजा पर थी, और H4B वाले लोग, डिपेंडेंट लोग, काम नहीं कर सकते यहाँ पर, कोई भी काम नहीं कर सकते। तब तक काम नहीं कर सकते जब तक EAD ना मिल जाए। EAD को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्क रहता है। मैं काफी स्टैब्लिश्ड कंपनीज में रहा हूँ, तो मुझे वीजा का कभी कोई खास प्रॉब्लम हुआ नहीं, टच वुड। अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों को वीजा का प्रॉब्लम होता है, लेबर का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को इंडिया जाना पड़ता है टेम्पोरली वापस। इनफैक्ट ये बड़ी कंपनीज जो हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल या अमेजोन जैसी कंपनीज हैं, उन्होंने कनाडा में भी ऑफिस बना रखा है। तो जिन लोगों का वीजा का प्रॉब्लम होता है, वो लोगों को दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है, कभी इंडिया में कभी कनाडा में। ये हमेशा एक हेडेक बना रहता है। आप जैसे इंडिया जा रहे हैं तो आप अचानक से प्लान नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि आपका वीज़ा है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर हो गया है तो बिना स्टैम्प करवाए नहीं आ सकते, स्टैम्प करवा के भी आ रहे हैं तो सारे पेपर आपको साथ में लेकर के आने होते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, कुछ पूछ दिया तो क्या होगा। फिर H4B एयरपोर्ट पर भी ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग सा लगता है, क्योंकि वीज़ा वाली लंबी H1B और H4B की लाइन बहुत लंबी होती है। लेकिन इमिग्रेंट्स के साथ प्रॉब्लम तो है, It feel like खराब। yes,
जब भी पेपर वर्क करना होता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो एक हर्डल है ही। ऑफ कोर्स। और एक सारी लेडीज के लिए दुख से भरी हुई बात यहाँ यही रहती है, जो कि सबके लिए होगा, डोमेस्टिक हेल्प नहीं होता है। आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं ना इस पॉइंट पर मेरे दर्द को कि कितना ज्यादा कष्ट होता है कि आप बीमार भी हो, आपको बेबी, चलो आप प्रेग्नेंट हो, वो 9 महीने, फिर बेबी पालने के टाइम में, या नॉर्मली भी यार अगर आप वर्किंग हो हस्बैंड वाइफ दोनों, तो कितनी मुश्किल होती है। चलो कोई कुछ ना सही थोड़ा झाड़ू पोछा कर देता है, कोई एकदम थोड़ा सा ही काम करके चला जाता है, तो कितना हेल्प लगता है। वो डोमेस्टिक हेल्प हमारे हस्बैंड हो जाते हैं। ये जो कष्ट है ना वो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं देखी हूँ, जो मुझे जाते ही मजा आ जाता है। इंडिया के अंदर पैर रखते ही लगता है अरे यार अभी तो हो गया, खाना वाना नहीं बनाना है। खाना बनाने वाली भी, मतलब खाना मेरे मायके में तो ऑफ कोर्स बनाया जाता है खुद से ही, और खुद से खाना बनाना मुझे ज्यादा पसंद है। और उसके अलावा कोई भी जो लेबर वाला काम होता है जिसमें मैनुअल लेबर की जरूरत होती है, वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ नहीं है। यहाँ ना होने के पीछे कोई वजह भी है ना। आपका टैप खराब हो गया या इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप अगर किसी को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, कुछ को भी, तो वो $100-150 पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। मतलब और 1 घंटे में तो आपका सारा काम नहीं होगा ना। बहुत ही महंगा। इसीलिए लोग यहाँ खुद से सीखना शुरू यही सारे लोग प्लम्बर हैं, सारे लोग गार्डनर हैं, सारे लोग मेड हैं। आप कह सकते हो यहाँ के सारे लोग सब कुछ खुद कर लेते। और फिर चौथा नंबर आता है जो कि यहाँ रहने का नुकसान है, कि हमारे पेरेंट्स के लिए आई थिंक ये जगह परफेक्ट हमें नहीं लगता है। हम दोनों को तो नहीं लगता है स्पेशली, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है यहाँ रुकने में, पहले तो इंडिया से ही ट्रेवल करके यहाँ आने में। ठीक है, अगर एक बार कैसे भी करके वो यहाँ आ भी जाते हैं, पहला लैंग्वेज प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा परेशानी वो मैं अपने पर वो फील कर सकती हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा परेशानी थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, जैसा मैं अपने बहुत वीडियोस में आप लोगों को बताई हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो कि मुझे कितनी दिक्कत, जब मुझे इतनी दिक्कत होती थी, इतना सपोर्टिंग हस्बैंड होने के बावजूद, तो मेरे पेरेंट्स बेचारे, मेरे या इनके, उनको लैंग्वेज की परेशानी। हाँ, यहाँ डॉलर नहीं, मतलब यहाँ रुपीज नहीं चलता है। वो कहीं बाहर निकाल के, जैसे यहाँ इंडिया में होता है ना, बगल में शॉप होती है, इंसान जाता है, कुछ खरीदता है, कुछ खाता है, कुछ भी वैसा आपको नहीं दिखेगा। दूसरी बात, उनकी एज का कोई इंडियन अगल बगल नहीं मिल पाता है। स्पेशली मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूँ इसमें बहुत ही कम इंडियंस रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा परेशानी है। तीसरी बात यहाँ ट्रांसपोर्ट का है, कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हर बात में आपको $50 लगा के उबर बुलाना, टैक्सी बुलाना, वो भी फोन से बुलाना, जो हमारे पेरेंट्स के लिए, फिर से हमारा यहाँ खुद का आता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है उबर और टैक्सी बुलाना। खुद से उबर बुलाओ, लिफ्ट बुलाओ, उसमें बैठो, उसका ड्राइवर भी आपको बंदा अंग्रेजी ही बोलेगा, ये भी नहीं है कि वो हिंदी बोल रहा है। तो इतना मिला जुला ये परेशानी है। स्पेशली वो 60 तक सोचो, किसी की भी पेरेंट्स 60-70 साल तक वहां रहे हैं, उनको 10 साल आप किसी अनजाने जगह पे ले आओ तो कितनी मुश्किल होगी। फिर आता है इंश्योरेंस की बात, है ना, मेडिकल इंश्योरेंस आप मिलता तो है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता, और उसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और प्री कंडीशंस की उसमें क्लॉज होती है कि अगर आपके पेरेंट्स का प्री कंडीशन है तो नहीं मिलेगा इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हेल्थ केयर सिस्टम एटलीस्ट अमेरिका में ऐसे ही काम करता है। यूरोप वगैरह में ये प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, वहाँ पर जो भी आता है गवर्नमेंट कवर करती है। लेकिन अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम अच्छा खासा बड़ा है। तो जब पेरेंट्स आते हैं तो ये मन में लगा रहता है कि अगर तबीयत खराब हो गई अचानक से या कुछ हुआ तो मिल तो जाएगी हेल्प, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। और फिर लोग यही करते हैं कि जैसे ही थोड़ा स्टेबल होते हैं उनको इंडिया भेजने की कोशिश करते हैं। सोचो, आप खुद सोचो कितनी बुरी बात है ना कि हमारे पेरेंट्स अगर सिक होते हैं तो हम चाहते हैं उन्हें कि कब इंडिया वापस भेज दें। खुद तो उनके साथ रह नहीं सकते वहां पर, क्योंकि हमारा काम है यहाँ, उनको वापस पहुंचाना चाहते हैं। ये सोच के ही मेरे को तो लगता है कि एकदम मैं वापस ही चली जाऊं। इतना ज्यादा मेरे को गिल्ट भावना लगती है कि किसी दिन मेरे बच्चे अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे, हम बीमार हो तो हमें कहीं जल्दी से पहुंचा दें कि अरे यहाँ पैसा नहीं है, हम कैसे करें। लेकिन यही सच्चाई है। फिर एक आती है एकदम फेवरेट टॉपिक वाली बात, जो कि आई थिंक हर इंडियंस के जुबान से निकल सकती है, खाने की बात, है ना। जो खाने का टेस्ट, जो फ्लेवर हमें वहां मिलता है यार, मतलब खाने में एकदम मजा आ जाता है। वो यहाँ मैं 9 साल से रह रही हूँ, मुझे आज तक कभी भी नहीं दिखा है। और लास्ट टॉपिक अब ये है कि हम लोग इंडिया जाने के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो आप समझ सकते हो, हम इंडियंस हैं और एक लंबा टाइम, एक लंबा अरसा इंडिया में अपना बिता करके आए हैं। तो समझ सकते हो आप लोग कि वहां से जो यादें हमारी जुड़ी हैं वो कभी कम नहीं हो सकती। और ऑफ कोर्स हम जब तक हैं
तब तक हम दोनों, मतलब हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हम दोनों ऑलमोस्ट एवरी मंथ मतलब 2-3 बार तो ये चीज सोच ही लेते हैं, कर लौटना चाहिए क्या, चलें क्या, वहां भी तो जॉब बहुत अच्छी है, वहां भी तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, वहां भी तो कितना इंप्रूव हो गया है, वहां हमारे सारे लोग हैं, कल को कुछ पेरेंट्स को हो गया और हम टाइम से पहुंच नहीं पाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसा कई लोगों के साथ हमारे नोन में हुआ है इसी कोविड में कि उनके पेरेंट्स के साथ कुछ हो गया है और वो जा नहीं पाए हैं, लास्ट टाइम भी अपने पेरेंट्स को देख नहीं पाए हैं। तो उस पल तो दिल में मतलब इमोशंस का जो होता है ना, एकदम गुबार फूटना, वो हो जाता है कि नहीं चाहिए, यहाँ का पैसा नहीं चाहिए, यहाँ की लाइफ स्टाइल, लेट्स गो बैक टू इंडिया। तो तुम कुछ बोलो। ये जो लोग भी यहाँ पर आते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग सोच के आते हैं कि 4-5 साल बाद वापस चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा ऑनेस्टली ओपिनियन रहता है कि वो चले जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यहाँ अटक जाते हैं, या ऐसे कह लें कि जब इमोशनल होती है तो इंडिया जाने का मन करता है, और जब प्रैक्टिकल होने लगती है, डे टू डे लाइफ हो जाती है, तो फिर एग्जैक्टली 100% ट्रू कि जब भी हम इमोशनल होते हैं, जब भी कोई हमारे घर में वहां सिक होता है या हम यहाँ सिक होते हैं, या फेस्टिवल्स आते हैं, या कोई ऐसा दिन होता है ना बीच बीच में, जैसा मैं लिखती भी हूँ अ डे इन माई लाइफ, है ना, तो उस दिन इतना ज्यादा मैं मिस कर रही होती हूँ। सुबह से ही वो दिन शुरू हो जाता है कि मैं अपने पेरेंट्स को मतलब याद कर करके रोती रहती हूँ, पता नहीं ऐसा क्या होता है, नहीं पता। और वो मैं जानती हूँ जब तक मैं हूँ, मेरी सांसें हैं, तब तक मैं ऐसी ही रहूंगी। तो अगर मुझे लगता है इस चीज को सबसे ज्यादा, इस फीलिंग्स को कम करने के लिए, खत्म तो नहीं, कम करने के लिए, अगर एवरी ईयर एटलीस्ट 1 महीने के लिए मैं इंडिया जाऊं, जो कि मैं कोशिश करती हूं कि मैं जाऊं, तो मेरी ये जो अंदर से इमोशंस है ना वो कम रहते। मुझे लगता है कि अभी लौट के आए हैं, बस थोड़े दिन में वापस जाने वाले हैं, तो कभी वो आ जाए, कभी हम चले जाएं, और हर साल ऐसा होता रहे। तो हमें लगता है कि हम सारे लोग थोड़ा सा तो कंट्रोल वे में यहाँ पर अच्छे से बिना रोए धोए अपनी लाइफ जी सकते हैं, स्पेशली लड़कियां और औरतें। उस बात करते हैं अपने एवरी डे 40 मिनट्स मुझे लगता है कि हम लोग कहीं घूमने भी गए हैं, बाहर होटल में भी रुके हुए हैं, तो हम लोग वीडियो कॉल करते ही करते हैं। मतलब हम लोग एज अ रूटीन, जैसे ब्रश करने का रूटीन होता है, ब्रेकफास्ट का रूटीन होता है, वैसे हमारा ये रूटीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे मेरा EAD मिल चुका है, तो काफी पहले ही मिल चुका है, वो शायद रिशु नहीं बताया क्या? हाँ, EAD तो मिल चुका है, तो मेरा वर्क परमिट है। मैं अपने समझ से जो मुझे अच्छा लगता है अब मैं वो कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ फ्री हूँ करने के लिए काम। रिशु नहीं कर सकते हैं अपनी जॉब के अलावा और कुछ। जॉब के अलावा फुर्सत कहाँ मिलती है किसी और चीज को करने के लिए, जॉब और डोमेस्टिक हेल्प बनने के अलावा। तो चलिए, ये रहा ओवरऑल आज का हमारा वीडियो। और कैसा लगा आपको हमारा ये ओपिनियन या फिर हमारा एक्सपीरियंस? आप लोगों से कहीं से भी अगर कनेक्ट हो रहा हो, जो आप लोगों का भी सेम एक्सपीरियंस होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, क्योंकि आई नो कि ये बाहर रहने वाले सारे इंडियंस फैमिली के लिए सेम सिचुएशन आई थिंक होगी। तो चलिए, आज का हमारा व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहें। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।